अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहेंगे। एक स्कूल के तालिब इल्म के सालाना इम्तिहानी नताइज का ऐलान हुआ। तालिब इल्म सारे मज़ामीन में फ़ेल था, लेकिन उसने एक चाल चली। पहले तो कई रोज़ उसने अपने वालिदैन को नताइज से बेखबर रखा। फिर वालिदैन की जानिब से ज़ोर दिए जाने पर उसने बड़ी सफाई के साथ फ़ेल के हर्फ F को ग्रेड A में तब्दील किया और मार्क्स भी बदल डाले। यूं एक फेल शुदा तालिब इल्म A ग्रेड हासिल करने में कामयाब हो गया। आज कुछ ऐसी ही सूरत हाल नजर आई। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फॉर्म्स जारी किए तो नंबर्स फजिंग का एहसास हुआ। 26 रोज बाद इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के इंतखाबी फॉर्म्स जारी किए तो सोशल मीडिया पर अबहाम का एक तूफान पैदा हो गया। पीटीआई ने इन फॉर्म्स पर एतराज आयद करते हुए उन्हें मुस्तरद कर दिया। एतराज किया कि इन्हें 130 से नवाज शरीफ के 313 वोट को 1313 बनाया और कुल तादाद 1092 से 2092 कर दी। नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद के वोट्स एक कॉलम में आपस में मुबादला हो गया, लेकिन दूसरे कॉलम में तब्दीली करना ही भूल गए। दूसरी जानिब इन्हें 128 से ओन चौधरी के तो पूरे 800 वोट ही बढ़ा दिए गए। 173 वोटों को 973 कर दिया गया। नंबर्स लिखते वक्त हाथ की सफाई का भी ख्याल ना रखा गया। 9 से 1 साफ नजर आ रहा है। गुजरात NH 64 के पोलिंग स्टेशन नंबर 176 में किसी जेम्स बॉन्ड ने तहरीक इंसाफ की कैसरा इलाही के 507 वोटों को 007 कर दिया, जबकि चौधरी सालेक हुसैन के 31 वोट को 531 वोटों में तब्दील कर दिया गया। हल्के 238 में हलीम आदिल शेख के 263 वोटों में से 200 ऐसे निकाले जैसे चोर गले से पैसा निकालता है, और ओवर राइटिंग करके उनके जो 63 वोट्स थे वो 63 उसको कर दिए गए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सादिक इफ्तिखार के सिर्फ 19 वोट के आगे हलीम आदिल शेख का 200 जमा करके उनके वोट 219 कर दिए गए। एक फॉर्म में ये निशानदेही की गई कि पीटीआई की कैसरा लाई के 584 वोटों को 84, जबकि काफ लीग के चौधरी सालेक हुसैन 86 वोटों को उनके 586 कर दिया गया। इससे ज्यादा मजाक की बात तो ये कि फॉर्म्स जारी किए जाने से पहले ही हुकूमत भी बन गई, दौरे भी शुरू हो गए। आज वजीर आजम गवादर पहुंच गए थे। काबीना के अराकीन कौन कौन होंगे वो नाम भी सरफेस करने लगे। इसका भी फैसला बहरहाल कर लिया गया है। प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू हो गया है। कहानी यही खत्म नहीं हुई। मखसूस नशिस्तों की मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान तकसीम भी शुरू हो गई। एक तरफ सियासी खींचातानी जारी है तो दूसरी तरफ हुकूमत के लिए माशी चैलेंजेस का पहाड़ खड़ा है। IMF की शराइत तस्लीम करने के सिवा हुकूमत के पास बहरहाल कोई प्लान फिलहाल नजर नहीं आ रहा। महंगाई में इजाफे का खदशा भी अपनी जगह मौजूद है। और नाज़रीन, इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं आतिफ खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेंबर कौमी असेंबली। आतिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बिलाल अज़हर कियानी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मेंबर कौमी असेंबली। थैंक यू बिलाल साहब फॉर जॉइनिंग अस। आप आपकी इजाज़त से बिलाल साहब, चूँकि हुकूमत भी फॉर्म हो चुकी है और इस पूरे सिनेरियो में जहाँ पर आप कहते हैं कि फॉर्म 45 का इतना एक सख्त रोला था, जो कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहरहाल वो फॉर्म 45, फॉर्म 46, 48, 49 जारी तो कर दिए 26 रोज़ के बाद। बिलाल साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। जो डिस्क्रिपेंसीज सामने आई हैं, जो फजिंग नज़र आ रही है, ओवर राइटिंग नज़र आ रही है नंबर्स पे, जो फॉर्म 45 जारी हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, ऑल्दो के 22 की डेडलाइन थी फरवरी की, आप इलेक्शन कमीशन ने जारी करने थे, और आज 26 रोज़ की ताख़ीर के बाद जब उन्होंने जारी किए, किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी जो हुकूमत अमल में आई है, जो कायम हुई है, उस पर एलिगेशंस बहुत ज़्यादा उसका सामना कर रही है, क्रेडिबिलिटी, लेजिटिमेसी का, और ऊपर से ये फॉर्म 45 इस किस्म के जब अगर सामने आए मंजर आम पर, कैसे डिफेंड आपकी हुकूमत भी करेगी और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसका दिफा कैसे करेगी? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदीना साहिबा, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, बात यह है कि अगर कोई फॉर्म्स आए हैं, किसी भी कैंडिडेट का हक है कि अगर कोई एतराज़ात हैं तो वो रेलिवेंट फोरम्स पे जाए। ऑलरेडी PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जिन लोगों ने, ये तो खैर PTI के ही हुए, ये जिनने इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट किया है, वो इलेक्शन कमीशन गए भी हैं और वो ओपन कोर्ट्स हैं, दे हैव द राइट टू मेक देयर क्लेम देयर। उसके बाद अगर उनको वहाँ से रिलीफ नहीं मिलता, दे कैन गो टू द सुपीरियर कोर्ट्स। और देखिए, इसलिए अगर ये तो हम इनके केस में तो चलें, अगर इनको कोई एतराज़ात हैं और ये अगर समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हुए हैं वो साफ शफाफ हुए हैं, बाकी पूरे मुल्क में जो है वो ख़राब हुए हैं, तो चलें, ये इनकी मर्ज़ी है, मगर दे हैव लीगल फॉर्म्स दैट आर अवेलेबल एंड दे शुड यूज़ दोज एंड दोज शुड बी इन ओपन कोर्ट्स। और जहाँ पे अगर कोई इस तरह की डिस्क्रिपेंसी है, पूरी उसको लीगली सेटिस्फाई और एग्जॉस्ट होनी चाहिए अगर वो जाना चाहते हैं स्टेज तक। मगर यहाँ पे कम अज़ कम वो वाला काम नहीं हो। यहाँ पे तो फिर भी फॉर्म अपलोड हो गए। आप मुझे बताएं 2018 में क्या हुआ था जब RTS डाउन हुआ था? तो देखिए,
बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ही वो बॉडी है जो इलेक्शंस कंडक्ट करती है, और उसके बाद जो भी एतराज़ात हैं इनके पास लीगल फॉर्म्स मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि इन फॉर्म्स मौजूद नहीं हैं। बट डोंट यू थिंक ऐसे में जो इनकी डिमांड थी आईएमएफ से 30% जो इलेक्शन ऑडिट वो सीट्स का मांग रहे थे वो रियलिस्टिक हो गई है? वो मेरे नज़दीक ये नहायत एक अफसोसनाक वाक़या है वो लेटर, और वो इस चीज़ की कंटिन्यूएशन है जिसको ये पहले खुद डिनाई करते थे। हम पहले से कहते आए हैं कि ये जमात किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, मुल्क को दाव पे लगाने के लिए तैयार है जब अपनी सियासत की या कुर्सी के हवस की बात आती है। हमने, आपको याद होगा 2022 में भी अपना चलता हुआ प्रोग्राम इनको हुकूमत नज़र आई जाते हुए तो उन्होंने उस प्रोग्राम को खुद सबुटाश किया। फिर हमारी हुकूमत जब आई तो हमने उस प्रोग्राम को जब रिवाइव करने की कोशिश की और हमने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली रिवाइव किया क्योंकि वो मुल्क की ज़रूरत थी। तो उस टाइम पे भी इनके प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स ने खैबर पख्तूनख्वा के और तैमूर झगड़ा साहब की और आपको शौकत तरीन साहब की वो ऑडियो कॉल भी याद होगी जो लीक हुई थी, उस टाइम पे इन्होंने डिनाई किया था। नहीं, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज इमरान खान साहब ने चिट्ठी लिखी है तो व्हाट डज ही वांट टू अचीव? ही वांट्स कि मुल्क डिफॉल्ट करे, IMF का प्रोग्राम ना हो। वो तो चले खान साहब इस पर आईएमएफ के उस बात से पहले ये जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 जो जारी किए हैं आपके पास ऑलरेडी, और आप एक नैरेटिव आपका एक नज़र आ रहा है जहां पर आप पहले ही इस्तदा कर रहे थे कि ये जारी हो जाने चाहिए थे। इसमें बहुत ही फजिंग और जो मुबैना टेम्परिंग सामने आई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेक्स्ट लाएमल और किस तरह से प्रोसीड करेगी इस पर? आप किस से डिमांड करेंगे कि इसके एक प्रॉपर प्रोब हो? बहुत शुक्रिया अलीना। पहली बात तो यह है कि जो अक्सर अगर कहीं पे किसी फोरम पे भी बात होती है तो ये एकदम से 2018 का रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं। अब 2018 का अगर वहाँ कुछ गलत हुआ वो गलत हुआ। वो तो कहते हैं फॉर्म 45 ही नहीं मिला, खाली पेपर दे दिए गए थे। वो तो एक अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गलत हुआ वहाँ पे वो भी गलत हुआ, अगर अभी गलत है ये भी गलत है। लेकिन इसमें अगर आप कंपैरिजन करें 2018 में कितने कैंडिडेट से इनके नॉमिनेशन पेपर छीन के कोई भाग गया था, कितने लोग इनके जेलों में थे उस वक़्त, कितने लोगों ने आरओज़ ने कितने लोगों के रिजेक्ट किए थे नॉमिनेशन पेपर्स। देखिए इसका और उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब लीडर जेल में, वर्कर उस वक़्त क्या 10-12 हज़ार लोग इनके जेलों में थे 2018 में। और मतलब ये अगर आप कंपैरिजन कर लें तो ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि अगर आप 2018 से कंपेयर कर रहे हैं इस इलेक्शन में जो हुआ है। हम तो छोड़ें, मौलाना फजल रहमान इनके इत्तेहादी वो कह रहे हैं गलत हुआ है, ANP इनके इत्तेहादी वो कह रहे हैं गलत हुआ है। और मैं क्लियर कट इनको कहता हूं कि अगर आपको खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन पे एतराज़ात हैं कि वहाँ धांधली हुई है, आप 10 हल्के आप आइडेंटिफाई कर लें कि इनमें धांधली हुई है, 10 हल्के हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें धांधली हुई है, और उन 10 हल्कों पे मैं कमिटमेंट करता हूं कि हम उस पर री इलेक्शन करवा लेते हैं। अगर आप अपने उसके री इलेक्शन के लिए तैयार हैं तो आप बता दें। क्यों नहीं वैसे वजीर आजम इसकी एक जुडिशल इंक्वायरी करवा देते एक जुडिशल प्रोब के लिए, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये मामला तो कहीं किसी तरफ बैठता हुआ हमें दिखाई दे। देखिए जब तक गुड टू सी यू कोर्ट्स नहीं मिलेंगे तो PTI कभी मुतमईन नहीं होगी। जब तक 2018 के RTS वाले रिजल्ट्स ही मिलेंगे PTI मुतमईन नहीं होगी। मुल्क में लीगल फॉरम्स मौजूद हैं, आप क्यों एक्स्ट्रा फॉरम्स बनाना चाहते हैं? क्या इनके फॉरम्स एग्जॉस्ट हो गए? क्या इन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाद अभी सुपीरियर कोर्ट्स के पास रुजू किया है? अगर जहाँ पे इलेक्शन कमीशन के फैसले से नहीं मुतमईन तो देखिए आप किसी आइन और कानून के मुताबिक चलें, आप जाएं, आपको कोई नहीं रोक रहा। इनिशिएटिव ले लेना इस बात पे। नहीं मगर क्यों नहीं? देखिए आपको जिसको एतराज़ात हैं, इलेक्शन कमीशन आइनी फोरम है, आप वहाँ पे करें। हमने 2018 में ये जानते हुए कि नवाज शरीफ के खिलाफ जाली सजा है, नवाज शरीफ जेल आया कि नहीं आया, 2018 में जानते हुए कि RTS डाउन के साथ असेंबली बनाई गई, उस असेंबली का हम हिस्सा बन गए। मुल्क के पाले नहीं, देखिए मुझे अब अलाउ में नहीं है नॉमिनेशन पेपर्स के साथ आपकी जमात के साथ वो कुछ नहीं हुआ, या लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरह अच्छा मेरी बात सुनिए, क्या नवाज शरीफ को 2017 में पनामा के नाम पे, अकामा के नाम पे, फिर इवेंचुअली अकामा का हवाला दे के डिस्क्वालीफाई नहीं किया? क्या उनको और उनकी बेटी को प्री पोल रिगिंग के हवाले से जेल नहीं भेजा गया? क्या हनीफ अब्बासी को सजाए मौत के लिए, या वो जो उनके ऊपर डाली गई थी एफेड्रीन की, वो एक्सेलरेट करके रात को 12 बजे कोर्ट नहीं किया गया? क्या वो सबको नहीं? अलाउ मी टू एटलीस्ट कंप्लीट जी। देखिए तो बात यह है कि ये सब कुछ तब हुआ और हम तब भी अमल का हिस्सा रहे, और हमने फिर उसके बाद भी जो, और कासिम सूरी जैसा शख्स जिसके पता नहीं कोई 20-30 हज़ार रिजेक्टेड वोट्स थे, कोर्ट से स्टे लेके वो शख्स ना सिर्फ डिप्टी स्पीकर रहा, इन्होंने उस जैसे मुतनाज़ शख्स को कुर्सी पर भी रखा, उस जैसे मुतनाज़ शख्स का हाथ इस्तेमाल करके पार्लियामेंट डिसॉल्व करवाई गैरानी तरीके से, साइफर को इस्तेमाल करके। तो माजरत के साथ मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज़ करूँगा जो कल बिलावल साहब ने किया था, मगर दे आर नो वन टू लेक्चर अस एंड टू होल्ड अ फ्लैग रिगार्डिंग डेमोक्रेसी टुडे। आपके एतराज़ात हैं,
आप इलेक्शन लेकिन कमीशन में जाइए। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इनको साथ लेके चलने की बात कर रहे हम हैं। बात करते हैं और हमने ही हर दफा की है, और आज इनकी तरफ से फिर से ये बात आ रही है, इनके अरकान ने ये बात की है कि हम इस हाउस को नहीं चलने देंगे। बीइंग द गवर्नमेंट, कैन यू अफोर्ड टू हैव देम ऑन द रोड्स? प्रोटेस्ट बर्दाश्त कर मैं सकेंगे आपको आपकी ऑनेस्टली एक हुकूमत? बात बताऊं जी, हमारी हुकूमत और हमारी जमात ने पिछले 10-12 साल में हमेशा जितनी जरूरत थी उससे आगे जाके दिखाया, हाथ बढ़ाया। मगर अगर ये कभी भी समझे हैं और आज भी समझते हैं कि इनकी वजह से काम रुक जाएगा, तो ये भी इनकी गलत फहमी है। हम चाहते हैं कि मफाहमत के साथ, कंसल्टेटिव प्रोसेस के साथ, हाउस नेशनल असेंबली के अंदर एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो, मुल्क के मसाइल के ऊपर बातचीत हो और मुल्क के मसाइल के ऊपर डिबेट हो। मगर अगर ये समझते हैं कि इनका सिर्फ वहां पे ये काम है कि हम काम सड़कों पे रोकेंगे, हुकूमत को रोकेंगे, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को रोकेंगे, तो ये काम नहीं होगा। सिर्फ वो तो एक 3 pronged स्ट्रेटजी के तहत जा रहे हैं। आप इतवार के रोज भी आज खान साहब के साथ मुलाकात हुई है तमाम पार्लियामेंटेरियंस की आपकी? भाई ने बात की इलेक्शन कमीशन की। कौन से इलेक्शन कमीशन में हम जाएं? जिस इलेक्शन कमीशन में एएनपी ने इलेक्शन नहीं करवाया और उनको 20,000 या 30,000 जुर्माना कर दिया और हमसे सिंबल ले लिया। किस इलेक्शन कमीशन की बात करें कि हमारी रिजर्व सीट्स जो कि हर एक पार्टी का, देखें स्पिरिट ऑफ लॉ देखना चाहिए। तकसीम हो गई आज दीगर जमातों में। यही देखें ना, ये कोई खाला जी का घर है कि मैं अपनी मर्जी से कि जी बस ये इसको दे दें, वो उसको दे दें। देखें स्पिरिट ऑफ द लॉ क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है कि जितनी सीटें जिस पार्टी को मिलती हैं उसी हिसाब से ख़वातीन की और उसी हिसाब से माइनॉरिटीज़ की सीट्स आती हैं। लोगों ने वोट हमें दिया, हमारी केपी असेंबली में 25 सीट्स रिजर्व बनती हैं, अब वो बाकियों में बांट लेंगे। इसी तरह नेशनल असेंबली में हमारी शायद कोई 20, 22, 25 सीट यहाँ भी बनती हों, वो भी उनमें बांट लेंगे। इसी तरह पंजाब असेंबली में शायद कोई 25-30 वहाँ भी बनती हो, खान साहब ऑलरेडी तकसीम होने का सिलसिला शुरू हो वो भी चुका है। तकसीम। तो हम उस इलेक्शन कमीशन जाएं। तो क्या करेंगे आप? आपने कहा 180 आप क्लेम कर रहे थे आपकी सीट से नेशनल असेंबली में, गवर्नमेंट भी बन गई, कैबिनेट फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, आपने रिजर्व सीट्स का मुतालबा किया, आप इलेक्शन कमीशन गए, रिजर्व सीट भी बिलाल साहब ले चुके हैं। ये असेंबली में भी उस दिन भी ये भी थे एमएनए साहब, उसने शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, मुफाहमत की बातें भी की, फिर वही 9 मई का पूरा वो किस्सा वो भी सुनाया और सज़ाएं दिलवाने की बात भी की। उससे एक दिन पहले एहतजाज था और पंजाब में, और मरियम नवाज साहिबा ने पीटीआई के वर्कर्स को फिर जेलों में डलवा दिया। तो मुफाहमत तो इस तरह नहीं होती। देखें अगर सिंपल सी बात है, अगर फॉर्म 45 का और 47 का जनरल पब्लिक के लिए हर एक पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 आता है, उसी के ऊपर सारे पार्टीज के लोगों के दस्तखत होते हैं। आप जरा बाकी सिर्फ एक मेरी ये पॉइंट जरा दिखाया मैंने लोगों को। नहीं आज एक और काम कर लें। इस्लामाबाद की जो सीट्स हैं उसमें जो बाकी पार्टियों के कैंडिडेट्स हैं और जो हमारा कैंडिडेट है, फॉर्म 45 उन 3-4 कैंडिडेट से जो अलग पार्टियों के हैं वो आप ले आएँ, वो सारे एक जैसे हैं। अब मुस्तफ़ा खोकर ने हमारी तो जाली फॉर्म 45 नहीं बनाया ना, किसी और कैंडिडेट अच्छा, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन खान साहब, आई एग्री बिलाल साहब, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन पतन इन्होंने भी इलेक्शन ऑडिट इस्लामाबाद की सीट्स के हवाले से करवाया और वो कह रहे हैं कि जिस किस्म की डिस्क्रिपेंसी सामने नजर आई, जो 8 फरवरी को जीत रहे थे वो 9 फरवरी को हारे हुए उम्मीदवार के तौर पर जो है वो सामने नजर आ रहे थे। बट आगे बढ़ने के लिए अब जब मूव फॉरवर्ड की बात की जा रही है, इनको तो तस्लीम नहीं। और जो मैं खान साहब आपसे पूछ रही थी कि कंप्लीट एजिटेशन होगा इतवार को। देखें मैं फिर उसी बात पे आता हूँ, जमहूरियत किसे कहते हैं? बार बार हमें जमहूरियत का लेक्चर दिया जाता है कि जी आगे चलाओ, मुल्क को चलाओ, मुल्क की बेहतरी के लिए। मोहम्मद साहब भी तो कह रहे हैं कि नहीं देखें, लेकिन उसकी कोई बेस तो होगी ना। अगर सिर्फ इस चीज़ पे कि जी 180 से आप कम करके उसको ले आए हैं 90-91 पे, जिस आदमी ने 180 सीटें जीती हैं उसको आज मैं मिल के आया हूँ अडियाला जेल में। वो अडियाला जेल में पिछले 7.5 महीने से पड़ा हुआ है। और जिन लोगों की क्या कह रहे हैं वो कमिटेड हैं। आज आपने एक रेजोल्यूशन भी पेश की है, कमिटेड हैं। मेरी जब आज उनसे मुलाकात हुई तो मैं तो हैरान हुआ, मैंने कहा शायद थोड़ा सा, लेकिन उसी तरह वो उनका जज्बा, इसी तरह सब कुछ। और वो कह रहे थे कि जब तक आवाम का मैंडेट नहीं वापस होता उस वक्त तक हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं कि हम खैर मिट्टी पाओ। मतलब इतने लोगों ने, करोड़ों वोटों ने लोगों ने वोट दे दिया, तो आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा हुकूमत को? इस तरीके से बिल्कुल नहीं बढ़ने दिया जाएगा कि जी मिट्टी पाओ। लोगों ने इलेक्शन करवाया, लोगों ने वोट डाले, अरबों रुपए पाकिस्तानियों के लगे और फॉर्म 45 को चेंज करके 47 दे दिया और अभी कहते हैं कि जी खैर है आगे बढ़ो। इस तरह तो नहीं चलेगा।
बिलाल साहब, प्रोटेस्ट संडे के रोज़ की कॉल भी दी गई है गुज़िश्ता हफ्ते, और जिस तरह से खान साहब कह भी रहे हैं कि हफ्ते के रोज़ जो प्रोटेस्ट किया गया, एक तरफ आप मफाहमत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इनकी रिजर्व सीट जो है मखसूस नशिस्तें लेने के लिए भी पहुंच जाते हैं, आज आपको मिल भी गई हैं, दूसरी तरफ आप अरेस्ट भी कर रहे हैं। पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें थी। अच्छा आप बताइए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से कबल या इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया या इलेक्शन से कबल अकॉर्डिंग टू द नहीं ठीक नहीं है। देखिए फिर आप लेट्स डिबेट दिस। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से पहले कोई रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा कराई है जो एग्जॉस्ट हुई है? आप मुझे बताइए। और किस आइन और कानून और किस लॉ के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आज कोई क्लेम है रिजर्व सीट्स के ऊपर? क्या जो किस आइन की प्रोविजन और लॉ के तहत बिलाल साहब आप ये रिजर्व सीट्स क्लेम करने के लिए चले गए? नहीं देखिए मेरी अर्ज सुने, आपने पीटीआई के जो लोग हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन किया, इनके बड़े एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनके पास लीगल एक्सपर्ट्स हैं, सुलेमान अकरम राजा साहब जैसे लोग भी हैं जिनका एक नाम है वकालत में। क्या इन लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करने से पहले उनको ये नहीं पता था कि कल ये आउटकम होगी? इन लोगों ने फैसला किया इस जमात को ज्वाइन करने का। ये अच्छा तरीका है कि आपको एक चीज़ आउटकम नजर आ रही हो कि कल रिजर्व सीट्स की ये जमात मुस्तक नहीं है, आपने उसको ज्वाइन किया, अब आप कह रहे हैं अब हम आ गए हैं, अब हमें ये दें, जोर से दें। स्पिरिट है, आइन कानून कुछ नहीं है, स्पिरिट है। बट एक प्रेसिडेंस जो है वो बाप पार्टी का भी 2018-2019 का मौजूद है, जहां पर उनको भी रिजर्व सीट अलॉट कर दी गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो बीएपी के कैंडिडेट्स ने जनरल सीट्स पे इलेक्शन लड़के जीती नहीं थी? नहीं, केपी में नहीं जीती केपी में नहीं ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा। देखिए वो तो एक आप स्पेसिफिक पे आ गए, नहीं, उसके बेस के केपी में उनको मिली थी। मगर अगर तब भी हुआ और अगर वो इलेक्शन एक्ट से बाहर है तो मैं कहूंगा, आज भी कहूंगा वो गलत था। देखिए ना, तो बात ये है, आप यू न्यू द लॉ, अब यू न्यू द लॉ, यू न्यू द एक्ट, आप उसके बुनियाद के ऊपर आगे गए। और अगेन ये फैसला हमारा नहीं इलेक्शन। हाउ वुड यू टेक थिंग्स फॉरवर्ड? आई मीन आप रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं इसी सिनेरियो में, एटमॉस्फेयर में, जहां पर उन्होंने अरेस्ट की भी बात की कि इनके वर्कर्स वर अरेस्टेड इन पंजाब। मैं आपको बताऊं, देखिए बात आपकी सही, हम तो आज भी कह रहे हैं, आप पार्लियामेंट में आप अपना एहतजाज भी कर रहे हैं, यू हैव द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, मगर राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज नॉट व्हाट हैपेंड ऑन 9th में। क्या आप दहशतगर्दी भी करें? आप हमारे जो शहीद हैं उनकी आप यादगारों को भी तबाह करें? वो तो अलाइन है इस बात पे कि जुडिशियल प्रोब आप उस पे भी करवा दें 9th मई पे। नहीं देखिए, शहबाज शरीफ साहब के तो ओनर्स मेरे ख्याल से वजीर आजम पे आ गए। जुर्म किया हुआ लोग जेलों में जा रहे हैं, जाने चाहिए। अभी आप क्या बात कर रही हैं? कोर्ट्स में जो है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के धावे आप बोलें, जमान पार्क के बाहर इमरान खान को गिरफ्तार करने आए तो आप पेट्रोल बम फेंके आगे खवातीन और बच्चों करके। तो अगर आपका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, इन द नेम ऑफ प्रोटेस्ट देयर इज अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। एंड अगर आप आज बात करें तो 2018 के बाद जब इनके पास बात होती थी तो इमरान खान साहब 18 की बात नहीं है, 2021 की यह बात है कि इमरान खान साहब के अपने मुंह से उन्होंने कहा था कि उन्होंने जनरल बाजवा साहब के कहने के ऊपर केपी और पंजाब की असेंबली तहलील की। जिस शख्स को पहले वो जिसको इल्जाम लगाते थे जिसके ऊपर कि इसकी वजह से मेरी हुकूमत गिरी, उसी के कहने पर आरिफ अलवी की ब्रोकर्ड मीटिंग के अंदर उन्होंने फैसला किया। ये उनके मुंह के अल्फाज हैं। बट ये तो माजरत के साथ वैसे बिलाल साहब कलेक्टिव एब्डिकेशन नजर आती है आप लोग के भी पार्ट पर और आप लोग के भी पार्ट पर। जब ख्वाजा आसिफ साहब ये बात कह रहे हो कि साबका एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ISI हेडक्वार्टर्स में ले जाकर जो है कानून साजी करवा रही हो, तो फिर ये कलेक्टिव एब्डिकेशन नहीं है? गुजारिश ये है कि मैंने आपसे कहा, यू हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट, यू शुड प्रोटेस्ट। आपके पास लीगल फोरम्स मौजूद हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप अरेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। देखिए वहां पे अगेन अगर कोई शख्स कानून के बाद दायरे के बाद जा रहा है और इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ गोइंग आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ द लॉ, अगर कोई जाएगा तो आप ये रियायत नहीं, गुड टू सी यू कोर्ट्स नहीं हो सकते। ये जो इनको एक आदत रही है कि बैसाखियों के ऊपर हर किस्म की इम्यूनिटी मौजूद है, वो ये नहीं। आर यू अवेयर ऑफ वो अहमद शाह, वो जो बच्चा है जो कि अरेस्ट हुआ और उसके बाद कस्टोडियल टॉर्चर की उसके जो फुटेज सामने? देखिए अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ तो गलत हुआ है। I will never defend the indefensible, but there is a party that in the name of politics has constantly carried out terrorism in this country. माजरत के साथ। अच्छा देखें, इसमें सिंपल सी बात है, ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। ट्रैक रिकॉर्ड तो PMLN का सुप्रीम कोर्ट का भी निकाल लें कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया था, तो सुप्रीम कोर्ट कोई मतलब बाकी जगहों से कोई ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है? मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और कोई मुअज़्ज़ज़ जगह हो नहीं सकती। लेकिन अगर हम अब माजी में ही रहेंगे तो फिर मुल्क को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? यही तो हम तो यही कह रहे हैं कि जी मौजूदा मैंने इनको ऑफर की है कि आप केपी की हमें 10 सीटें बता दें कि जिसमें आपके ख्याल में धांधली हुई हो, हम इनको बता देंगे। हम उन 10 सीटों पे, हमारी जीती हुई सीटों पे इंक्लूडिंग माई सीट, मैं कहता हूं कि उस पर दोबारा इलेक्शन करवा दें। ये अगर मान लेते हैं तो ठीक है, अगर ये सही जीते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जब असेंबली में आते हैं ना, इनको खुद भी पता है कि हम लोग हार गए हैं। ये वहां पे जो लोग बैठे होते हैं ना, वो मतलब इनको खुद लग रहा होता है। देखें वो कैबिनेट अब बनाने जा रहे हैं, वो और किसी को देखें, और किसी को पता हो या ना हो कि जीते हैं या हारे हैं, इनको खुद तो पता है। बिलाल साहब वुड वांट टू नेचुरली रिस्पॉन्ड टू दिस, बट एक मुझे छोटी सी ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद हाजिर।
नाज़रीन वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए बिलाल साहब, ऑब्वियसली आपने जहां पर ये प्रोटेस्ट अब करने जा रहे हैं संडे, एक तरफ आईएमएफ की तलवार भी मुल्क पे लटक रही है, दूसरी तरफ आप लोग ने डिसीजंस भी लेने हैं, मैनिफेस्टो में बहुत कुछ कमिट किया गया था। आपकी एक वो वाहिद हुकूमत है इस मुल्क की तारीख में जिसमें एलाइज जो है आर नॉट विलिंग टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये देखिए, उसकी एक वजह यह है कि इस टाइम पे सब जानते हैं कि हुकूमत कोई फूलों का वो ताज नहीं है। इट इज़ और जो ब्रेक से पहले खान साहब कह रहे थे कि आपको भी पता है कि आप देखिए, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब बट आई थिंक इट्स अ नेसेसरी जॉब। आई थिंक एक जैसी भी मैंडेट अब आवाम ने दी है, जो भी अब प्रोपोर्शंस बनी नेशनल असेंबली में, आई थिंक हम सब की एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि इस हाउस को भी चलाएं, एक हुकूमत फॉर्म हो ताकि जो मुल्क के चैलेंजेस है उसको एड्रेस करना शुरू किया जाए। आवाम इलेक्शंस में इसलिए आपको वोट देती है ताकि दे एक्सपेक्ट गवर्नेंस, और अब वो गवर्नेंस होनी ज़रूरी है। एक इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो आईएमएफ का एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट बिल्कुल इख्तिताम पजीर है, और नए जो ईएफएफ की प्रोग्राम की बात हो रही है, ये अब ज़रूरत है हमें डिज़ाइन करना होगा। और आईएमएफ से लोग हमेशा कहते हैं कि बड़ी कड़ी शराइत होंगी। देखिए, आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर भी अगर तो आप जिम्मेदारी से करें तो आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर भी जो रिफॉर्म्स और स्टेप्स होते हैं वो आमतौर पे वही चीज़ें होती हैं या होनी चाहिए जो मुल्क की वैसी ज़रूरत होती हैं। सर्कुलर डेट की रिडक्शन है, टैक्स नेट की वाइडनिंग है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का मसला आपने हल करना है। पेट्रोल आप उतने की बेचें जितने की आप ख़रीदते हैं, बिजली आप उतने की बेचें जितने की आप बनाते हैं, मतलब कि खसारे अपने काम करें, कर्जे अपने काम करें। यही आईएमएफ प्रोग्राम का डिजाइन करेंगे आप ये टफ कंडीशंस आईएमएफ की। मैं तो कहता हूँ ये आपको आईएमएफ प्रोग्राम के बगैर भी करना है। नहीं करेंगे तो आवाम का इसमें नुकसान है, आपकी मुल्क की इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इसमें। लेकिन आईएमएफ का प्रोग्राम भी आपके लिए जरूरी है। जी, और आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए आप वही स्टेप्स उठाएंगे जो मुल्क की आपकी अदरवाइज जरूरत है। लेकिन आपने ये वही स्टेप्स उठाए थे जो सख्त कंडीशनैलिटीज आपने इंपोज की थी 2022 ऑनवर्ड, नहीं, अब देखिए, अब लेट्स गो बैक टू दैट। 2022 में हमने पीटीआई का सबोटाज प्रोग्राम हमने रिवाइव किया था, क्योंकि उस टाइम पे मुल्क को ये डिफॉल्ट के वर्ष पे छोड़ के गए, उसके नतीजे में डिफॉल्ट अवर्ट हुआ। आज भी आपके रिजर्व स्टेबल हैं मगर उस सतह पे नहीं है जिस पे होने चाहिए। बिलाल साहब, माजरत के साथ जुबैर साहब आपकी जमात से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा मई तक कोई डिफॉल्ट का खदशा नहीं था, सितंबर तक आईएमएफ जब आ चुका था कोई डिफॉल्ट का खदशा नहीं था। तो ये तो फिर आपने अपने एक सियासी, आप तो देखिए, अब हमारी जमात में से आप किसी भी एक शख्स जिसके अपने व्यूज हों या किसी भी वजह से वो कर रहे हो, तो आपको हमारी जमात काफी बड़ी जमात है, तो यू विल ऑलवेज फाइंड सम। नहीं, मैं बिल्कुल, आई डोंट थिंक ही स्पीक्स फॉर द पार्टी। आई डोंट थिंक मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एज अ मेंबर ऑफ द पार्टीज इकोनॉमिक टीम, आई टोटली डोंट बिलीव दिस। एक पीटीआई की तरफ से कंसर्टेड एफर्ट हुई टू पुश द कंट्री टुवर्ड्स डिफॉल्ट, और ये साबित हुई कि जब हम प्रोग्राम रिवाइव करने गए तो शौकत तरीन और तैमूर जगड़ा साहब की बात हुई कि किसी तरह काम रोका जाए, वो चिट्ठी भेजी जाए, वो ऑडियो कॉल में डिस्कस हुई। आज उस बात का तसलसल हो रहा है, जब खान साहब ने चिट्ठी भेजी है, वो फिर से आईएमएफ प्रोग्राम को इस बात से नथी करना चाह रहे हैं कि मेरा इलेक्शन मेरी सीट। तो देखिए, ये सोच नहीं चल सकेगी। और अगर किसी की भी ये ख्याल है, चाहे वो खान साहब हैं, चाहे वो कोई भी शख्स है, कि इस तरह के हरबे आप इस्तेमाल करके मुल्क को रोक सकेंगे, ऐसा काम नहीं होगा। वी हैव टू प्रोसीड विद द इकोनॉमिक स्टेप्स दैट आर नीडेड, दैट कैन नो लॉन्गर बी डिलेड, और हमारी हुकूमत आपको ये करते हुए नजर आएगी इंशाल्लाह। और इनकी हुकूमत ये कर रही है। खान साहब ने जो खत लिखा है आईएमएफ को, उस पर रिस्पॉन्स आया अभी तक? मेरे ख्याल में तो नहीं आया, लेकिन देखिए उसमें सिंपल सी बात यह है कि अगर उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन का ऑडिट करवा लें तो उसमें क्या बुरी बात है। मतलब अगर आप मुझसे कहें कि जी मैंने आपकी तलाशी लेनी है, मुझे शक है आपने चोरी की है, तो मैंने अगर चोरी नहीं की मैं कहूँगा ले लें तलाशी। मतलब आप ये एज्यूम क्यों कर रहे हैं कि अगर उन्होंने ऑडिट किया तो उसमें से कुछ गलत निकलेगा और फिर शायद वो कर्जा ना दें, तो ये तो फिर इनको पता होगा। आप लेकिन चाहते हैं कि कर्जा ये प्रोग्राम हो पाकिस्तान की जो भी हुकूमत है। लेकिन देखें, हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, इनके साथ नेगोशिएट करें, हम भी बिल्कुल करें। मतलब ये तो हुकूमत है, ये करें उनसे नेगोशिएट। लेकिन असल चीज़ ये है कि जिस तरह इन्होंने बताया कि जी हम हुकूमत बहुत मुश्किल है और हम नहीं लेना चाहते, तो इनकी क्या मजबूरी है ना लेना हुकूमत। मतलब कह दें कि जी हमने नहीं लेनी हुकूमत, हमें अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, हमारी मेजॉरिटी नहीं है। वो तो कह रहे हैं अवाम ने मैंडेट दिया, क्यों बिलाल साहब? हम अपना वो मंशूर नहीं इम्प्लीमेंट करा सकते, हमने नहीं करनी गवर्नमेंट, इलेक्शन दोबारा करवा दें कि जी बस सारा मुल्क दोबारा इलेक्शन करें। कई मुल्कों में जब मैंडेट नहीं मिलता तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी दोबारा हो जाते हैं, इस तरह के इलेक्शन भी दोबारा हो जाते हैं। अगर इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं इनको तो ना करें। अच्छा, अली जफर साहब ने जो माजरत के साथ अली जफर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था हम नहीं मानेंगे कोई सेनेट इलेक्शंस और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। हफ्ते के रोज़ तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस स्केड्यूल्ड हैं, क्या करेंगे? बॉयकॉट करेंगे? देखें, बॉयकॉट को तो फिलहाल फैसला नहीं किया, लेकिन उसमें सिंपल सी बात है कि अगर देखें, अगर एक हाउस पूरा नहीं होता, इनकम्प्लीट हाउस, तो भी ठीक नहीं है। अगर हमारी सीटें
जो कि प्रोपोर्शनल, ये इन्होंने बात की, शायद ये वकील हैं, इनको मे भी ज़्यादा पता हो मुझसे, लेकिन जो रिजर्व सीट्स के मुतालिक बात है वो आइन में और जो इलेक्शन कमीशन का 2017 का लॉ है उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब इन दोनों में भी फ़र्क है। ये अदालतों में जाके आगे ये बात क्लियर होगी कि ये तो अजीब सी बात है कि यहाँ लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया और उनका या सिंबल का मसला या उन्होंने लिस्ट नहीं जमा कराई, ये बाकी सारे पहुँच जाते हैं कि जी हमें दे दें। तो मतलब उनका तो हक बनता ही नहीं है ना। मतलब अगर आप उनको नहीं दे रहे तो दूसरे तो कैसे आप पहुंच वंस गए? एंड फॉर ऑल चाहेंगे कि चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जुडिशल कमीशन हो, एक इंडिपेंडेंट? देखिए, अगर चीफ जस्टिस साहब ये साबित कर सकते हैं कि उनके जो भी उनका केस का मसला था, या ये नहीं कि कोई न्याजी आ जाए, चाहे उमर न्याजी हो, और वो कहते हैं कि जी आप किसी के रिश्तेदार हैं, तो अच्छी बात है, वो भी कर लें फैसला। लेकिन जिससे ये ना हो कि ये अपने कोई इख्तिलाफ की वजह से फैसले हो रहे हैं, तो फैसले कहीं भी नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस को अपनी चीज़ों से ऊपर होकर फैसले करने चाहिए। राइट। बिलाल साहब, शहबाज शरीफ साहब ने डार साहब को IMF के साथ कंसल्टेशन के हवाले से जो मुज़ाकरात होंगे उसमें इनवाइट नहीं किया? मेरे इल्म में जी इसके बारे में कोई आई डोंट नो जी, आई एम नॉट अवेयर व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज डिसाइडेड जी। एंड चेमगोइयां हो रही हैं कि इसाक डार साहब वोंट बी द फाइनेंस मिनिस्टर। वंस अगेन जी, ये शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का फैसला आपका है भी जी। नाम वैसे सरफेस कर रहा है कि शायद देखिए जी, हमेशा की तरह वट एवर द पार्टी डिसाइड्स, हमारी कैबिनेट्स बननी हैं अभी वफाक में भी, पंजाब में भी। तो अब हमारी पार्टी माशाल्लाह बड़ी डेप्थ है, दीगर लोग हैं जो मुख्तलिफ एक्सपीरियंस भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, उनके बैकग्राउंड्स भी हैं। तो वट एवर टीम द पार्टी डिसाइड्स इन बोथ प्लेसेस। लेकिन आपके ख्याल में डार साहब को रिटेन करना चाहिए अगर उनकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, डार साहब हमारे पार्टी के बड़े सीनियर मेंबर भी हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। तो डार साहब भी नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में बिलीव करते हैं और जो उनका फैसला होता है उसके मुताबिक चलते हैं। मैं भी, हम सब जो है इसी तरह करते हैं जी। और इसीलिए इसके ऊपर अभी कोई भी डिस्कशन प्रीमेच्योर है, क्योंकि ये फैसला शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब नहीं करना है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में ये डिसीजन सामने आ जाएंगे। अगले चंद दिनों में इसमें मजीद आई कांट इवन, मतलब कि आई एम अस्यूमिंग, बिकॉज हो सकता है कल आ जाए जी, बट ये अगेन हमारे पार्टी वज़ीर आज़म साहब ने तो अपने दौरे पहले ही शुरू कर दिए हैं, तो वो तो एक्टिव मोड में आ चुके हैं। वो जो दौरे जिसका आपने जिक्र किया, आप ऐसा तासुर दे रही हैं जैसे पत्नी को वो फ्रांस गए, तो गवादर खिलाफ मुतासरीन के पास गए थे। मैंने इस पे आगे कुछ बोला ही नहीं, मैंने कोई तासुर नहीं दिया। बिकॉज़ ही इज द प्राइम मिनिस्टर, it was his second day so of cabinet work. formation will still take a lot of days. It may, I mean, देखिए हो जाता है कभी-कभी 3-4 दिन बाद होती है, कभी 2 दिन बाद हो जाती है, आपने इन द पास देखा है। और इत्तेहादियों को अकोमोडेट करने के लिए भी काफी गिव एंड टेक होगा। आई थिंक वो देखेंगे, आप देख चुकी हैं कि शायद एक जमात ने तो फैसला किया कि दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ कैबिनेट, पीपल्स पार्टी। जी, और दैट विल बी लाइक अ लॉस ऑफ क्वालिटी इन योर कैबिनेट। देखिए, आई थिंक 16 माह के अंदर बड़ी मैच्योरिटी के साथ एक इत्तेहाद चला, बड़े मुश्किल फैसले लिए हैं जी। और उस एक ऐसे टाइम पे जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी मुश्किल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में एक कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी, लोगों की तवक्को नहीं थी। क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस यही रहा है कि बेहतर हालात में भी कोलिशन गवर्नमेंट्स नहीं चली, बट उस पूरी गवर्नमेंट को और पार्टनर्स को दाद देनी चाहिए कि बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ एक मिनिमम कॉमन एजेंडा के ऊपर सब चले। मैं उम्मीद करता हूँ इस दफ़ा भी पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी, वेदर देयर इन द कैबिनेट और नॉट, दे विल परफॉर्म अ सिमिलरली मैच्योर रोल, ताकि हम फैसले कर सकें और मुल्क आगे चल सके। और जो एजिटेशन इनकी जानिब से नजर आ रही है विद इन द पार्लियामेंट, उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि दैट विल कंटिन्यू। देखिए इनका ऑपोजिशन और ट्रेजरी दोनों एक हाउस का हिस्सा है, दोनों के साथ हाउस कंप्लीट होता है। ऑपोजिशन हैज अ रोल एंड दे मस्ट परफॉर्म दैट रोल, एंड दैट्स पार्ट ऑफ अ हेल्थी डेमोक्रेसी, प्रोवाइडेड इन माय व्यू, प्रोवाइडेड इन माय व्यू एज अ मेंबर ऑफ द हाउस, प्रोवाइडेड इन माय व्यू दैट द रोल इज, आप अपना एहतजाज जरूर करें और साथ साथ हाउस का जो बिजनेस है, जहां पे अवामी मसाइल आते हैं, चाहे वो लेजिस्लेशन है, चाहे वो इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन है, वो मफलूज ना हो। उसके अलावा जी बिल्कुल इट इज देयर पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के अंदर प्रोटेस्ट भी होता है, डिसेंट भी होता है, आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं, नाराबाजी भी उसका हिस्सा होती है। दे हैव द राइट टू डू दैट, बट मैं उम्मीद करता हूं कि जो नेशनल इंटरेस्ट के इशूज़ हैं, इकोनॉमिक इशूज़ हैं, सिक्योरिटी इशूज़ हैं और इशूज़ हैं, उसके ऊपर हाउस को नज़र आना चाहिए आवाम को कि इस हाउस के अंदर हमारे इशूज़ डिस्कस होते हैं, डिबेट होते हैं, लेजिस्लेशन हमारे मफाद में होती है, और हर मुल्क के हर शख्स को महसूस होना चाहिए, हर कोने से, हर जेंडर से, हर जुबान बोलने वालों को, कि मेरी रिप्रेजेंटेशन इस हाउस में हो रही है। एज लॉन्ग एज दैट हैपेंस, दे हैव द राइट टू डू व्हाटएवर प्रोटेस्ट दे वांट एंड व्हाटएवर दे वांट टू से। खान साहब, वुड यू बी सपोर्टिंग द गवर्नमेंट टू एन एक्सटेंट कि जहां पर आवाम को डिलीवर करने के हवाले से बात आती है, या नहीं बिल्कुल भी किसी सूरत में? पहले जमहूरियत में जो होता है ना, जमहूर जिसे कहते हैं, वो आवाम हुकूमत करती है अपने नुमाइंदों के ज़रिए।
मैं पहले आवाम के उस हक को सपोर्ट करूंगा जो कि लोगों ने जिनको वोट दिया रिप्रेजेंटेशन के लिए अपनी, और उनकी जगह फॉर्म 47 वाले आ गए, तो पहले तो मैं आवाम के उस हक को सपोर्ट करूंगा कि उन्होंने जिसको वोट दिया उन लोगों को असेंबली में आना चाहिए, उन लोगों को हुकूमत करनी चाहिए। अगर ये जिस तरह कह रहे हैं कि जी 16 माह की हुकूमत हमारी बड़ी रही और मैच्योर रही, ये रही वो रही, उसी की वजह से तो ये इस हाल पे पहुंच गए हैं। तो अगर 16 माह और चले तो शायद इस दफ़ा 17 सीटें मिली थी इनको, अगली दफ़ा शायद 17 भी ना मिल पाएँ। लेकिन हम अपनी अपोजिशन, लेकिन आवाम के हकूक़ के लिए, और आवाम का सबसे बड़ा, देखें सबसे बड़ा एक चीज़ है, इन्हीं की बात है कि वोट को इज़्ज़त दो। तो पहले वोट को तो इज्जत दे दो, फिर उसके बाद बाकी काम भी आगे कर लेंगे। अगर वोट ही इधर आप एक को वोट दे रहे हैं, उधर जाके वो दूसरे का निकल रहा है, 1,30,000 से 30,000 हो जाता है। उनके लीडर ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर आपके पास हुकूमत बनाने से पहले कि अगर आपके पास नंबर्स हैं तो आप गवर्नमेंट फॉर्म कर लें। अब जब इनके पास नंबर्स पूरे थे, ये गवर्नमेंट फॉर्म करके आ गए हैं, अब ये आगे लेकर बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन जो है किसी सूरत भी उसके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। कोई भी लेजिस्लेशन में ये नहीं हो सकता कि 180 सीटें लेने वाला वो जेल में हो और 15 या 20 या 25 सीटों वाला वज़ीर आज़म हो और आप कहें कि जी मिट्टी पाओ और आगे चलो। इस तरह नहीं हो सकता। ये हमने वंस एंड फॉर ऑल ये मसला हल करना पड़ेगा कि जी आवाम जिसको वोट देती है उसी को हुकूमत करनी चाहिए। बट साथ साथ ये भी बता दीजिए कि आज जो करारदाद के हवाले से जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, उसके मुताबिक जो है आप चाहते हैं कि आपके लीडर को की रिहाई जो है वो मुमकिन बनाई जाए। साथ साथ एक हफ्ते कबल सदर आरिफ अलवी साहब को भी एक क्लियर वाज़ेह पैगाम दिया गया था इमरान खान साहब की तरफ से कि उनको आपने सदारती इख्तियार इस्तेमाल करके उनकी कोई सजाएं माफ़ करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। सो इसमें एक तजाद नहीं देखा जाता। और दूसरा ये कि जो गंडापुर साहब ने, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने 9 मई के हवाले से FIRs की जो कॉशमेंट की बात की थी, उसको किस तरह से अडॉप्ट किया जाएगा? देखिए उसमें सिंपल सी बात है, जो जहाँ तक आपने इमरान खान साहब की बात की, आज मैं उनसे मिला हूँ, उन्होंने कहा कि जी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ और क्या कर लेंगे, ऑलरेडी 31 साल सज़ा मुझे कर दी है, उनकी बेगम को कोई 14 साल की सज़ा कर दी है, वो कैद तन्हाई या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हैं। तो वो कह रहे थे इससे ज़्यादा मेरे साथ और क्या करेंगे, मतलब इससे ज़्यादा ये और अपने हिसाब से और कितना उनको नीचे लेके जाएंगे, इससे तो वो ऊपर ही आएंगे ना इंशाल्लाह। ना उन्होंने कोई डील करनी है, ना करारदाद लाने का मकसद कौन सी करारदाद जो आज करारदाद पेश की है असद कैसर साहब ने। देखिए हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब बशमूले जो भी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ख़वातीन हैं, अभी तक मतलब वो जेलों में हैं, हम चाहते हैं कि वो कोर्ट ऑफ लॉ से और प्रॉपर तरीके से वो बरी हों और उनको बाहर लाया जाए। मतलब 80 साल की खातून को अभी तक, ये फिर मैं कहता हूँ कि 2018 की अगर ये बात करते हैं, कौन 1 महीने तक 2 महीने तक इनके कौन गायब रहे हैं जो चिल्ले पे गए थे और जो हुआ था, इनके किसके 15 साल के बच्चे को, 16 साल के बच्चे को पुलिस पकड़ के ले गई थी। मतलब ये तो अगर ये आप कंपैरिजन करें ना, ये 18 का और इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता, कंपैरिजन नहीं है। और इमरान खान साहब ने आज मफाहमत या किसी भी मुज़ाकरात के हवाले से बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि अगर एक बंदे ने, हमारी टीम मेंबर ने बात की कि जी वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आप पे सख्ती और हो जाएगी अगर ज़्यादा मुज़ाहमत होगी। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा और सख्ती मेरे ऊपर क्या करेंगे, मैं 7.5 महीने से जेल में पड़ा हुआ हूँ और 31 साल कैद दे दी है, बुशरा बीबी को कैद दे दी है, इससे ज़्यादा ये और मेरे साथ क्या करेंगे। सो नो रिकंसिलिएशन विद द गवर्नमेंट। इमरान खान साहब ने एक मैसेज क्लियर दे दिया, नॉट अ सरप्राइज फॉर यू। नो नॉट एट ऑल। इस शख्स का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। जब वो वज़ीर आज़म थे मुसल्लत शुदा, तब भी बालाकोट जैसे इंसिडेंट के ऊपर भी उन्होंने कहा मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन का हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूँ, बैठने को तैयार नहीं हूँ। बालाकोट जैसे इंसिडेंट के ऊपर भी जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ब्रीफिंग दे रहे थे पार्लियामेंट को, तब भी वो शख्स मौजूद नहीं था, उसकी अनात इतनी बड़ी थी और वो शख्स इतना छोटा था। इस शख्स में कभी भी ये बात नहीं रही। आपको याद होगा कि पिछले साल भी जब 2022 में एक वक्त में ये बात आई थी कि आपस में जमातें बैठ के 21 में या 22 में गालिबन एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव बात शुरू हुई थी पार्लियामेंट में, मुझे याद है, एक तरीक़ाकार निकाला वो, मगर ही पुल्ड अगेन। तो इस शख्स के ख़मीर में ये कंसिलिएशन, डिस्कशन, कंसेंसस है ही नहीं।
ये शख्स इसी तरह ये इसी तरह ही रहे। स्टेबिलिटी किस तरह से कायम होगी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी जी, आप बेफिक्र रहें। ये अगर इनका ख्याल है कि तोड़ फोड़ रोकने से इनके मफलूज हो जाएगा और काम नहीं चलेगा, क्या करेंगे? तो मजीद सख्तियां होंगी? नहीं देखिए, नहीं मैंने आपसे ऑलरेडी कह रहे हैं कि 7-7.5 हुकूमत महीने अपना से काम जारी रखेगी। हाउस के अंदर वी विल ट्राई एंड इंश्योर कि अवाम के इशूज़ डिस्कस हों, उसके ऊपर जो लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है वो भी हो, जो डिबेट रिक्वायर्ड है वो भी हो। हुकूमत ने गवर्नेंस में चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे वो मईशत है, चाहे वो दीगर टॉपिक्स हैं, उस पर काम होता हुआ नजर आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव हिस्सा पीटीआई डालेगी। नहीं डालेगी तो इसकी वजह से काम रुकेगा नहीं। एमपीओस के तहत अरेस्ट तो नहीं करवा रहे होंगे आप इनके वर्कर्स को? ये देखिए, मैं अगेन ये कानून के दायरे में अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो उसके साथ बिल्कुल ज्यादती नहीं चाहिए। कानून के दायरे से बाहर अगर ये जाते हैं, जो ये बार बार जा चुके हैं और काफी लाइन क्रॉस करके आगे देखिए, वो दायरा तो इनके अपने हाथ में है ना, जितना मर्जी खोल ले दायरा। जी कोर कमांडर हाउस पे हमला करें तो तब भी दायरे के अंदर हैं आप। मुजस्समों पे मैं एक और बात कर देता हूँ। देखें, इन्होंने जो बात की कि नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ था या जो भी है, सिंपल सी बात है कि नवाज शरीफ साहब अगर डील करके बाहर ना जाते, एक दफ़ा सऊदी अरब और फिर ये इंग्लैंड, तो आज इमरान खान ने स्टैंड लिया हुआ है ना। वो जिस दिन ये आप मेरी आज की ये बात अपने पास नोट कर लें प्लीज़, जिस दिन वो चाहे जितना आप उनको मर्जी 2 महीने 4 महीने साल जितना उनको अंदर रखना है, जिस दिन वो बाहर निकलेगा ना, ये पूरे पाकिस्तान में आप हालत देखेंगे कि किस तरह कौम उसके साथ निकलती है अभी। लेकिन एज ऑफ नाउ ही इज इन द जेल एट द मोमेंट खान साहब, और साथ साथ इनकी हुकूमत जो है वो कैबिनेट फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। चैलेंजेस अगेन लाइक वी वर डिस्कसिंग, मिरियड ऑफ चैलेंजेस अहेड फॉर दिस न्यू गवर्नमेंट। शहबाज शरीफ साहब के लिए आसान नहीं होगा ये सफ़र, लेकिन किस तरह से ऑपोजिशन जहां पर सड़कों पे भी एहतजाज कर रही होगी, जहां पे पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज कर रही होगी, इट्स गोइंग टू बी अ टफ कॉल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बिलाल साहब, आतिफ साहब, और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद नाजी वेलकम बैक। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 26 रोज़ की ताख़ीर के बाद ये बहरहाल फॉर्म 45 अगरचे उनकी वेबसाइट पर जारी कर दिए गए, लेकिन उनमें जितने अब इस पर अभाम जन्म ले रहे हैं और जितनी लूप होल्स नज़र आ रहे हैं, टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन की इस हवाले से डिमांड की जा रही थी ऑन द होल, उसी पर गुफ्तगू करेंगे। सरवर बारी साहब, आप गैर सियासी तंजीम पतन के सरबरा भी हैं, ऑल्सो रिनाउंड इलेक्शन मॉनिटरिंग एक्सपर्ट। बारी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप ऑलरेडी बारी साहब इस पर सवाल भी आयद कर रहे थे, रेस कर रहे थे। आपने इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के हवाले से, 3 हलकों के हवाले से इलेक्शन ऑडिट भी कंडक्ट किया था। आज ये जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जारी किए हैं अपनी वेबसाइट पर, ताखीर से अगरचे किए गए हैं, लेकिन आपकी जो इलेक्शन ऑडिट था सर, उन 3 हलकों में कितनी ममासलत देख रहे हैं आप आज की जो ये जिस तरह से ये इलेक्शन फॉर्म सामने आए हैं? ये तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो एक प्रोफेशनलिज्म है कि जो कितना जो हमारे वोट हैं उनकी गिनती का मामला है उसको कितनी संजीदगी से लेता है। तो जो अभी आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी वेबसाइट पर डाले हैं, जो कि 14 दिन के अंदर अंदर करने चाहिए थे, फॉर्म 45, 46, 48 और 49, क्योंकि ये 4 फॉर्म होते हैं और फॉर्म 45 तमाम लोगों को वहाँ पर जो मौजूद होते हैं, जिसमें पोलिंग एजेंट हो, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं, उनको दिए जाते हैं। और हमने चूंकि उस दिन 8 फरवरी को इस्लामाबाद के तीनों हलकों समेत कोई 130 मुल्क भर के जो कौमी असम्बली के हल्के हैं वहाँ पर ये इलेक्शन ऑब्जर्व किए थे, फॉर्म 45 लिए थे, तो हमें शक तो ये था कि ये ऐसा किया जाएगा और वो साबित हो गया। और ख़ास तौर पर एक जो फार्म हमें हल्का नंबर जो पोलिंग स्टेशन 255 है इस्लामाबाद के अंदर IG92 में, वहाँ पर जो उन्होंने फॉर्म 45 जो 8 फरवरी वाला है जो हमारे पास पहले से मौजूद था और जो आज अपलोड किया गया है, जो जिसको मैं कहता हूँ कि ये जो है बासी फॉर्म है और वाकई जो है ना वो एक बासी फॉर्म ही निकला है। वो हम अभी नाजरीन के लिए कतई कलामी की माफी, लेकिन नाजरीन के लिए स्क्रीन पे साथ साथ चला भी रहे बारी साहब। जी आप जी, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं 2 फॉर्म, एक ही पोलिंग स्टेशन के दोनों फॉर्म है और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि जो अंजुम वकील को वोट पड़े हैं 8 फरवरी को वो 109 है और जो आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर डाला है तो वो तकरीबन 1 माह की मुद्दत में, वो जैसे मुर्गी के अंडे बहुत सारे बच्चे देते हैं, तो लगता है कि जो फॉर्म 45 था उसके बच्चे जो हैं वो सिर्फ एक
कैंडिडेट की नजर गुजरे हैं जो ताहिर अंजुम मसूद वकील साहब मुफज्जल वाला को चलाएं। वोट पड़े थे, उनको उठाकर अंजुम वकील के खाने में डाल दिया गया है और अंजुम वकील के जो 109 वोट थे उनको 331 वोट कर ये आपकी स्क्रीन पे भी आप दिखा सकती हैं जी कि उनके वोट बढ़ा दिए गए। और इसी तरह इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में पिंडी के जो कुछ हल्के जिनके हमारे पास फार्म 45 हैं, तो ये बज़ाहिर जो फार्म्स हैं वो टैली नहीं कर रहे आपस में, उनके दरमियान शदीद किस्म की जो है ना वो एरर्स भी पाए जा रहे हैं और इससे अंदाजा होता है कि इलेक्शन कमीशन कितना संजीदा है। हम जो लोग कई घंटों तक खड़े रहते हैं वोट डालने के लिए लंबी लंबी कतारों में और सर्दी में, और उसके साथ हशर क्या कि हमारा इलेक्शन कमीशन करता है वो आपके सामने है। बट बारी साहब ये जो कुछ ऑलरेडी जब ये सवाल आयद हो रहा था कि फॉर्म 45 जो मल्टीपल कॉपीज उनकी फॉर्म 45 की जारी हुई हैं, इसकी लेजिटिमेसी के हवाले से एक वजाहत जरूर सामने आनी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 जारी किए भी उसमें जिस तरह आप बात भी करें ओवर राइटिंग देखी जा रही है, वाइट आउट वो ब्लैंको जिसे कहते हैं वाइट मार्कर उसको इस्तेमाल किया गया है। ये इतना एक अहम इतना सेंसिटिव एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके साथ इस किस्म का मजाक जो है वो किया गया, इसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? क्या कब हकाइक जो है वो मंजर आम पर कैसे आएंगे और कौन करेगा? ये मजाज अथॉरिटी कौन सी होगी? हमारे कानून में जो फॉर्जरी है जिसको हम जालसाजी कहते हैं वो जुर्म है, और अगर पाकिस्तान की रियासत का एक अहम अदारा जो कस्टोडियन है पाकिस्तान की आवाम के वोट का, अगर उसका मेयार ये है कि वो पाकिस्तान का एक इलेक्शन कमीशन जिसको बहुत बाख्तियार किया गया था, अगर वो हमारे साथ ये खिलवाड़ खेलेगा तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब अगर आप ये दोनों फॉर्म जो अब मैंने आपको भेजे हैं उनको देखें तो जो पोलिंग स्टाफ है उसके दस्तखत अंगूठे वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए। हम ये नहीं कह रहे जो फॉर्म 45 हैं जो 8 फरवरी को लोगों को दिए गए थे वो कोई बहुत क्रेडिबल है, वो भी नहीं है। हमने फॉर्म 47 के सारा ऑडिट किया है और हमें कुछ 60% से ज्यादा जो फॉर्म 47 है जो इलेक्शन कमीशन ने जारी उनमें भी सीरियस एरर पाए जाते हैं। तो ये सिर्फ बददियानती नहीं है, इसमें जो इनकी प्रोफेशनलिज्म है और इनकी जो संजीदगी है कि हमारे वोटों की गिनती के बारे में और जो फॉर्म तैयार करने के बारे में, या तो वो इनकी जो तरबियत थी पोलिंग स्टाफ की जो तरबियत की गई थी वो इनसफिशिएंट थी, या जो है वो कोई इनके ऊपर जो चेकिंग का कोई सिस्टम नहीं है, कोई रिपोर्टिंग का सिस्टम बेहतर नहीं है, लेकिन ये खाना पूरी करते हैं। तो हम देखते हैं इनके दस्तखत अगर आप देखें असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये जो पोलिंग स्टेशन 250 जिसका मैंने आपको भेजा, अगर आप देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर बड़ा ओहदा होता है और असिस्टेंट प्रोफेसर के दस्तखत देखें जरा, वो भी लगता है कि जाली दस्तखत लगते हैं साहब। तो बहुत सारे एरर हैं। ये तो एक फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, अब क्योंकि दोबारा से कभी वो डाउनलोड हो जाते हैं कभी नहीं होते। बट बारी साहब क्या इलेक्शन कमीशन जी इलेक्शन कमीशन में पूछना चाहिए थी कि इसका जी फरमाइए, इलेक्शन कमीशन इसका दिफा कर सकता है आपके ख्याल में? और ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर की जाएगी? अब कौन सा फॉर्म 45 सही है, कौन सा गलत है, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? तमाम सियासी जमातों को अपने अपने रिजर्वेशंस भी हैं, लेकिन अगेन ट्रूथ या सच्चाई किस तरह से सामने आएगी? देखिए ये तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और कमीशन को मुतालबा तो हमें यही करना चाहिए कि उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए कि वो ये अपना काम सही तरीके से सारा अंजाम नहीं दे सके। लेकिन एक प्रैक्टिकल मामला है कि ये सारा मामला जो है वो डिलेट उसका ताखीर का शिकार हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि हमें जोर देना चाहिए, लेकिन उनको कौम से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने उनके जिम्मे जो कौम ने काम लगाया था, जो अरबों रुपए हमने खर्च किए हैं और जो उम्मीदवारों ने अरबों रुपए खर्च किए हैं, पाकिस्तान की कौम का इतना बड़ा सरमाया है, और उसके साथ ये मजाक है कि एक फॉर्म 45 या फॉर्म 47 प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं कर सकता। और बड़ी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ऐसे फॉर्म जिनको चेक किए बगैर इलेक्शन कमीशन जो है वो कई मराहल से गुजर कर जो फॉर्म है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आते हैं, और किसी भी मरहले पर इलेक्शन कमीशन के पास सिस्टम नहीं है कि वो इन फॉर्म्स की जो सेहत है, इनकी हेल्थ है, उसको क्या प्रॉपर तरीके से फिल किया गया, पुर किया गया या नहीं किया गया।
कोई बॉदर नहीं करते। हमने 2 साल पहले जो खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए थे, उनके जो फॉर्म 45 उनका तो नंबर फर्क था, लेकिन मैं कहने के लिए कि जो फॉर्म इन्होंने अपनी वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए थे, उन फॉर्म्स के 76% फॉर्म्स में सीरियस एरर्स थे और बाकायदा हमने उसको बताया था सारे मीडिया को, और वो चंद दिनों के बाद वो फॉर्म इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट से उड़ा दिए थे। तो ये लेवल है, स्टैंडर्ड है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो बॉसेस हैं वो समझते हैं कि वो जो मर्जी करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो ऑडिट तो करेंगे, मीडिया भी करेगा, थिंक टैंक्स भी करेंगे, इलेक्शन मॉनिटर ग्रुपों को भी करना चाहिए, अपनी इंडिपेंडेंस का मुजाहरा उनको करना चाहिए। किसी का ये नहीं है कि किसी पार्टी के हक में। बुनियादी बात यह है कि अगर किसी पार्टी के वोट चोरी किए गए हैं और वो वोट उठाकर किसी और को दे दिए गए हैं, तो इससे ज्यादा ट्रेजेडी और क्या हो सकती है। और ऐसे में अलमिया ये है बारी साहब के बगैर ये फॉर्म जारी किए हमने एक हुकूमत भी देखी कि तश्कील दे दी गई, वो कैबिनेट भी फॉर्मेशन की तरफ अब जाया जा रहा है, असेंबली में तमाम अरकान भी मौजूद है, और साथ साथ इलेक्शंस भी हो चुके हैं, वजीर आजम भी बन चुके हैं, तमाम चीज़ें जो है वो कर दी गई हैं। और जो विल ऑफ द पीपल है जो कि एक मैंडेट के थ्रू रिफ्लेक्ट करता है, वो विल ऑफ द पीपल ही ना रिफ्लेक्ट करे कि जो मैंडेट क्लेम कर रहे हों, तो बहरहाल ये इस पूरे निज़ाम पर ही सवाल आयद हो जाता है। थैंक यू सो मच भाई साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सरवर बारी साहब, सरबरा पतन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि इस्लामाबाद की एक नशिस्त जो कि अंजुम अकील साहब बमुकाबला थे आमिर मसूद साहब के, और जिस तरह की एक सिचुएशन देखने में आई जहां पर आमिर मसूद साहब के जो 331 नंबर थे, जो कि एक फॉर्म 45 बारी साहब और उनकी टीम ने जिस तरह से एक इलेक्शन ऑडिट कंडक्ट किया था इस्लामाबाद के 3 हलकों को लेके, आमिर मसूद साहब के 331 वोट्स 109 वोट्स जो कि अंजुम अकील साहब के थे उनसे किस तरह से स्वैप हुए हैं। बट इसका कौन से फॉर्म 45 ऑथेंटिक है, कौन सा नहीं, बेहतर हो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जो हैं इसका इलेक्शन ऑडिट कंडक्ट करें। पाकिस्तान में भी ये इदारे मौजूद हैं, पतन, फाफिन, तमाम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इलेक्शन ऑडिट ज़रूर कंडक्ट करवा सकती हैं। और साथ साथ सबसे बड़ा जो इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी वेबसाइट पर ये लिखा है फ्री, फेयर, इम्पार्शियल, इंक्लूसिव इलेक्शंस, वही ये बात जो है उसके हवाले से वजाहत ना दे सक रहा हो, या फिर इस किस्म की मूव जहां पे 26 रोज़ के बाद आप फॉर्म 45, 46, 48, 49 जारी तो आप ज़रूर करें, लेकिन उसके बावजूद भी चैलेंजेस जो इन फॉर्म्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं वो एड्रेस ना हो रहे हों। सो एक बहुत बड़ा एक बड़ा चैलेंज है टू डील विद। आज़ादी इज़हार राय अवाम का बुनियादी हक है। हमारा आइन इस बात की इजाज़त देता है कि हर शख्स अखलाकियात के दायरे में रहते हुए अपनी राय बबांगे दोहल बयान कर सके, लेकिन उल्टी ही गंगा बह रही है। यहाँ भी गुज़िश्ता कई रोज़ से सोशल मीडिया पर एक अनजान कुफल लगा हुआ है। अदालतें मुतल्लका हुकाम को नोटिस भेज रही हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस पाबंदी की वजूहात क्या हैं। एक तरफ पड़ोसी मुल्क में होने वाली अहम शादी की तकरीब में सरबरा फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट तमाम जो हैं वो अहदेदारान को मदऊ किया जाता है, उन्हें इज्जत व तकरीम दी जा रही है। माशी ताल्लुकात और IT शोबेजात में एक दूसरे से रवाबत बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब यहाँ उसी ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया फोरम्स को बंद करके जग हसाई का सबब बना जाता है। तरक्की के इस दौर में इस तरह की पाबंदी मजीद तफरीक का सबब बन रही है। सवाल इससे आगे का है कि क्या इस तफरीक को खतरा है या फिर आज़ादी इज़हार राय को। प्रोग्राम की टीम अलीना शकील को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।